पाकिस्तान का जन्म और प्रारंभिक दिन। लेखक श्री प्रकाश। वाचन नीलांजना किशोर। चैप्टर 19। पाकिस्तान के कतिपय व्यक्ति विशेष। अगस्त 1947 में कराची पहुंचने पर मैंने ये अनुभव किया कि पाकिस्तान में संभवतः सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्ति अल्ताफ हुसैन साहब हैं। वे अंग्रेजी दैनिक पत्र डॉन के संपादक थे। ये पत्र पहले दिल्ली से प्रकाशित होता था। पाकिस्तान की स्थापना के बाद ये कराची चला गया। दिन प्रतिदिन भारत के विरुद्ध यह विष उगलता रहा और पाकिस्तान की आंतरिक और विदेश नीति को निर्धारित करने में इसका बड़ा प्रभाव था। कश्मीर के संबंध में तो यह बहुत ही विषाक्त बातें लिखता था। अपने व्यंग चित्रों में यह कश्मीर के महाराज सर हरि सिंह, उनके दीवान श्री मेहरचंद महाजन और सामयिक राजनीतिक नेता शेख अब्दुल्ला को फांसी पर लटकाता था। उनके टूटे गलों को दिखलाता था और ये बतलाता था कि अब कश्मीर अपने ईप्सित पद को प्राप्त कर लेगा, अर्थात अब पाकिस्तान उसे जबरदस्ती से ले लेगा तो इन लोगों की यही दशा होगी। श्री महाजन कश्मीर की नौकरी छोड़ने के बाद भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश बने। शेख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हुए, फिर उन पर शंका की गई और वे नजरबंद हुए। वर्षों से उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। महाराजा साहब गद्दी से उतारे गए और बंबई में रहने लगे। वहीं उनकी मृत्यु हुई। उनके पुत्र और उत्तराधिकारी श्री करण सिंह कश्मीर के सदर रियासत हैं। पाठकों को स्मरण होगा कि जब पश्चिमी पहाड़ों के जंगली लोगों ने कश्मीर पर एकाएक आक्रमण किया, तब कश्मीर न भारत में और न पाकिस्तान में सम्मिलित हुआ था। हैदराबाद की तरह वह भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र पद की खोज में था। कश्मीर की कहानी बड़ी ही दुखद और विषम स्थितियों से पूर्ण है। किस प्रकार से उसकी सारी जनता हिंदू से मुस्लिम हुई और उसके फिर हिंदू होने की अभिलाषा को पंडितों ने उसकी सारी जनता हिंदू से मुस्लिम हुई और उसके लिए फिर हिंदू होने की अभिलाषा को पंडितों ने अपनी व्यवस्था से ठुकराया। किस प्रकार यह गुलाब सिंह के अधीन आई, ये सब बातें यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं है। कश्मीर का सौंदर्य अवर्णनीय है। उसके प्राकृतिक साधन अधिक और पर्याप्त हैं, पर वहां के लोग सदा ही दरिद्र रहे। उनकी कोई फिक्र करने वाला नहीं था। ऐसी अवस्था में जो ऐसे लोगों के दुर्गुण होते हैं वे सब में मौजूद हैं। ऐसी अवस्था में जो ऐसे लोगों के दुर्गुण होते हैं वे सब इनमें मौजूद हैं। कश्मीर को असहाय पाकर और उसको अपने अधीन करने के विचार से पाकिस्तान ने जंगलियों को उत्साहित किया और अपनी भूमि पर से कश्मीर पहुंचने का मार्ग दिया। हमने इसका विरोध किया, पर हमसे कहा गया कि पाकिस्तान का इससे कोई संबंध नहीं है। वो इन जंगलियों को रोकने में असमर्थ है। वे किसी कानून को नहीं मानते। कश्मीर में उनके जाने के लिए पाकिस्तान उत्तरदायी नहीं है। जब महाराज ने अपने को इस भय से बचने में विवश पाया, तब उन्होंने भारत से मिलने की शीघ्रता से प्रार्थना की। ऐसी अवस्था में राज्य की रक्षा के लिए हम जिम्मेदार हो गए। कश्मीर के लोग इन दुष्टों से अपने को बचाने के लिए उद्यत हुए, पर वे कर ही क्या सकते थे। पाकिस्तान की सेना और वायुयान कश्मीर पहुंचे और इन जंगलियों का आक्रमण रोका गया। यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के प्रतिनिधि सर मोहम्मद जुफरुल्लाह ने साफ कहा, कश्मीर पर जो लोग आक्रमण कर रहे हैं उनका पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं है। यद्यपि हम अपनी तरफ से कहते गए कि इन सब में पाकिस्तान का हाथ है और हमने राष्ट्रसंघ से हस्तक्षेप के लिए प्रार्थना की। हमारी नैतिक और सैनिक दोनों ही स्थिति बहुत अनुकूल थी। पाकिस्तान ने कहा था कि आक्रमणकारियों से हमारा कोई संबंध नहीं है। ऐसी अवस्था में इन लोगों के ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता था। किसी भी आतताई की तरह वे मारकर भगाए जा सकते थे। हमने व्यर्थ ही उन्हें पाकिस्तान की नियमित सेना का अंग मान लिया। फिर यह भी स्पष्ट था कि हमारी सेना के सामने वे भागे जा रहे थे। हम लोगों को गलत सलाह दी गई। जो कुछ हो, राष्ट्रसंघ ने आयोग नियुक्त किया जो कराची पहुंचा। मुझसे इससे कोई विशेष प्रयोजन नहीं था। उन लोगों की धीमी और जटिल औपचारिक कार्यवाहियों से न भारत प्रसन्न हुआ न पाकिस्तान। 15 वर्ष के बीतने पर भी कोई मामला आगे नहीं बढ़ा है। एक रेखा मानी गई जिसके पार गोलाबारी नहीं हो सकती थी, पर इस रेखा के ही संबंध में भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेद बना रहा। आयोग के सदस्य बहुत दिनों तक कराची में रहे। उनसे मेरी कभी न कभी मुलाकात होती थी, पर अधिक संपर्क नहीं था। वास्तव में दिल्ली के विदेश मंत्रालय ने मुझे आदेश दिया था कि मैं उनसे कोई संबंध न रखूं। आयोग के कराची पहुंचने के कुछ ही घंटे बाद उनके सचिव मुझसे मिलने आए। मुझे याद है कि अपने प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार आयोग के सदस्य से मिलने उनके होटल में एक दिन प्रातःकाल गया।
और उनसे कहा कि दिल्ली की संसद में उपस्थित रहने के लिए जो विवरण वे देने वाले थे उसे जल्दी दें, क्योंकि बहुत देर हो रही है, संसद का सत्र समाप्त हो रहा है। राष्ट्रसंघ की उपयोगिता के संबंध में लोगों का जो कुछ विचार हो, पर इसमें संदेह नहीं कि संसार में उसके व्यक्तित्व के कारण बहुत कुछ मारकाट बचाई जा सकी। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता था कि युद्ध छिड़ ही जाएगा, पर राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप से इसका निवारण किया जा सका। इसके द्वारा लोगों को स्थिति पर पुनर्विचार करने का अवसर मिलता है और बहुत ही लाभ होता है। संभव है पाकिस्तान और हमारे बीच के कश्मीर संबंधी मामले और भी जटिल हो गए होते यदि आयोग बीच में पड़ा न होता। सन 1948 की ग्रीष्म ऋतु में श्रीनगर में वार्षिक जश्न यानी उत्सव हुआ। उस समय के कश्मीर के मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला ने उसके लिए मुझे आमंत्रित किया था। मैं जाने वाला नहीं था, पर उसी समय संयोगवश मैं दिल्ली में था और अपने प्रधानमंत्री तथा रफी अहमद किदवई के आग्रह पर मैं भी वहां गया। मैंने उस समय झेलम नदी पर एक बहुत सुंदर जुलूस देखा और शेरे कश्मीर कहे जाने वाले शेख अब्दुल्ला और हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रति लोगों के प्रेम और श्रद्धा को भी मैंने देखा। शेख अब्दुल्ला ने मुझसे कहा, मुझे 2 वर्ष का समय दीजिए, तब आप जनमत करना या जो चाहे कीजिए, सब लोग भारत के पक्ष में राय देंगे, पाकिस्तान का कोई नाम भी न लेगा। यह सब 1948 की बात है। 1953 में हैदराबाद के कांग्रेस के अधिवेशन के बाद वे मद्रास राजभवन में मेरे अतिथि थे। इन 5 वर्षों में उनमें बड़ा परिवर्तन हो गया। वे दूसरे ही प्रकार की बातें करने लगे। भारत के विरुद्ध उन्हें बहुत सी शिकायतें हो गई। उसके बाद ही वे गिरफ्तार कर लिए गए। तब से बराबर ही नजरबंद हैं, केवल कुछ दिनों के लिए बीच में छोड़े गए थे। भारत के उच्चायुक्त की हैसियत से दूसरे देशों के राजदूतों के बीच मुझे प्रायः बराबर ही रहना पड़ता था। उन सबसे मेरा बहुत स्नेहपूर्ण संबंध था। मैंने देखा कि राजदूतों की पत्नियां उनके कार्य में कितनी सहायक होती हैं। राजदूतों का विशेष काम यह रहता है कि जिस देश में वे जाएं, उस देश में रहने वाले अपने देशवासियों की फिक्र करें। अपने देश के हित पर ध्यान रखना तो उनको आवश्यक है ही। जिस देश में रहते हैं वहां के शासन से भी उन्हें मैत्रीपूर्ण संबंध रखना होता है। अपने देश की सेवा करते हुए भी उस देश के लिए कुछ प्रेम भी रखना आवश्यक है। पुराने दिनों में तो वे अपने देश के वास्तविक प्रतिनिधि होते थे, जब टेलीफोन, तार और वायु यात्रा की सुविधाओं के कारण, लेकिन अब टेलीफोन, तार और वायु यात्रा की सुविधाओं के कारण वे उतने स्वतंत्र नहीं रह सके हैं जैसे पहले थे। अपने देश के शासन केंद्र से उन्हें बराबर आदेश लेते रहना पड़ता है। इन राजदूतों की स्त्रियां अपने देश वालों से मैत्री भाव से मिल सकती हैं और जितनी बातें पुरुष नहीं जान सकते उतनी वे जान लेती हैं। वे अन्य राजदूतों से सौहार्द का व्यवहार भी रखती हैं। मैं भी बड़े असमंजस में पड़ा जब 2 परस्पर विरोधी देशों के प्रतिनिधियों की पत्नियों ने मुझे बड़े प्रेम के शब्दों से संबोधन करना आरंभ किया। वे बिना किसी उपचार के मेरे हाई कमीशन में आ जाती थी और बहुत से नियमों पर स्पष्ट रूप से बातें करती थी, बहुत से विषयों पर स्पष्ट रूप से बातें करती थी। एक बार मुझे यह शंका हुई कि किसी विदेश के राजदूत की पत्नी भारत की आंतरिक स्थिति के संबंध में कुछ जानकारी मुझसे प्राप्त करना चाहती है। अवश्य ही मुझे सावधान रहना पड़ता था। राजदूतों को सदा सतर्क रहना पड़ता है और बहुत बुद्धिमानी से काम करना पड़ता है। यदि जनसाधारण को यह शंका होती है कि उसके देश ने इनके देश के विरुद्ध कुछ किया है, तो उसे भीड़ के क्रोध का सामना करना पड़ता है। उस पर हमला होने की आशंका रहती है। उसे बराबर विचार रखना होता है कि उसके देश के शासन और जनता के संबंध में ऐसी बात न निकलने पाए जिसे नहीं निकलनी चाहिए। संयोगवश अफगानिस्तान के दूतावास से मेरा निकट का संबंध हो गया। जब मैं कराची पहुंचा तो अफगानिस्तान के प्रतिनिधि डॉक्टर नजीबुल्ला थे। वे यहाँ जरा भी प्रसन्न नहीं थे। उनके दूतावास के एक सदस्य ने मुझसे कहा कि पाकिस्तान को संसार में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। ये बड़े विद्वान पुरुष थे, उनका नाम मैं यहाँ नहीं ले सकता। अपने मत को वे गुप्त नहीं रख सकते थे। ऐसी दशा में ये दूतावास पाकिस्तान का प्रेम पात्र नहीं ही हो सकता था। डॉक्टर नजीबुल्ला शीघ्र ही चले गए। एक दिन तीसरे पर वे यकायक मेरे यहाँ आए। कहने लगे, विदा लेने के लिए मैं आया हूँ। उन्हें यहाँ रहना पसंद नहीं था। वे मेरे अच्छे मित्र थे। उनके जाने पर मुझे दुख हुआ। 2 वर्ष पीछे जब मैं केंद्र में मंत्री हुआ तब उनसे मेरी फिर मुलाकात हुई। तब वे दिल्ली के अफगान दूतावास में थे। कराची में जो सबसे बड़े अफगान राजदूत मेरे समय आए थे, वे अफगानिस्तान के अमीर के चाचा मार्शल शाह वली खां साहब थे।
मेरे हाई कमीशन के पास ही उनका निवास स्थान था। उनसे मेरी अक्सर मुलाकात होती थी। वे बड़े आन और शान के आदमी थे और अपने पद के गौरव के संबंध में वे बराबर दत्तचित्त रहते थे। यद्यपि वे स्वयं बड़े विनम्र पुरुष थे, बड़े सहृदय और प्रेमी थे, पर यदि उन्हें ऐसी शंका होती कि उन्हें पर्याप्त सम्मान नहीं दिया जा रहा है तो वे स्थिति को सह नहीं सकते थे। उस दिन वे देहरादून आए हुए थे और उनसे फिर मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने भी इतने दिनों के बाद मुझसे फिर मिलने पर आनंद प्रकट किया और पुराने दिनों की हम दोनों को ही याद थी। एक दिन पाकिस्तान और मुसलमानों के संबंध में उनसे मैं कराची में बात कर रहा था, जब देश के विभाजन का प्रसंग उठा और मैंने उनसे कहा, भारत में मुसलमान अपने को पहले मुसलमान मानते हैं, फिर हिंदुस्तानी या भारतीय। मैं उनसे और अन्य देशों के राजदूतों से पूछा करता था, क्या वे भी अपने को पहले मुस्लिम और पीछे अपने देश के नागरिक समझते हैं? मेरे प्रश्न से उन्हें आश्चर्य होता था। वे सभी यही कहते थे, हमारे हृदय में अपने देश का ही प्रथम स्थान है। शाह वली खां साहब ने कहा, मुस्लिम होने के नाते तो हम सभी भाई हैं, पर पठान की हैसियत से हमसे पंजाबियों, सिंधियों और बंगालियों से क्या मतलब? इसमें कोई संदेह नहीं कि पख्तूनिस्तान अर्थात पृथक पठान राज्य की अभिलाषा अफगानों और हमारे उत्तर पश्चिम के लोगों के मन में बड़ी तीव्रता से बनी हुई है। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से जब इस विषय पर जनमत लिया गया कि वे भारत में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान जाना चाहते हैं, तो इसी विचार ने मामले को बिगाड़ भी दिया। भारत की स्वतंत्रता के वीर सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान ने, जिन्हें हम प्रेम से सीमांत गांधी कहा करते थे, इस मतगणना में योग देना अस्वीकृत कर दिया। उनका कहना था, न तो पाकिस्तान चाहते न हिंदुस्तान, वे पख्तूनिस्तान के पक्ष में हैं। संभव है उनका और उनके लाल कुर्ती अनुयायियों का मत भारत के पक्ष में होता, तब स्थिति ही दूसरी हो जाती। पर उस समय की मतगणना के सिद्धांत के अनुसार जो लोग मत नहीं देते थे वे अपने को मत देने से वंचित कर देते थे। जितने मत दिए गए उनमें बहुमत पाकिस्तान के पक्ष में निकला। यदि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत भारत का अंग हो जाता तो स्थिति ही बदल जाती। कश्मीर की समस्या तो उठती ही नहीं, अन्य बहुत सी समस्याओं का शमन हो जाता। संभव है पख्तूनिस्तान की भी रचना हो जाती। पूर्वी बंगाल के सिलहट जिले की जनमत गणना की दुर्व्यवस्था में वह मूल्यवान जिला हमारे हाथ से निकल गया। जब से पाकिस्तान की स्थापना हुई है तभी से खान अब्दुल गफ्फार खान जेल में पड़े हैं। आरंभ में ये पाकिस्तान संसद के सदस्य थे। इस संबंध में वे कराची आते थे, मुझसे मिलते थे। एक बार उन्होंने मुझसे कहा, आप सबने मुझे छोड़ दिया, पर वास्तव में उन्होंने हमें छोड़ दिया था। हमें उनकी स्थिति पर बहुत दुख होता है। जेल में वे पड़े हुए हैं, हम विवश हैं, चाहते हुए भी हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। बाद में खान अब्दुल गफ्फार खान जेल से छोड़ दिए गए। अब वे अफगानिस्तान में रहते हैं और अब उनका देहांत हो चुका है। शाह वली खां के संबंध की एक घटना उल्लेखनीय है। ये दिखलाती है कि राजदूत जिस देश में जाते हैं उनके मुखिया को उनसे किस प्रकार व्यवहार करना होता है जिससे उनका गौरव बना रहे। इंग्लैंड में विदेश के राजदूत जब वहां के राजा या रानी को अपना अधिकार पत्र या क्रेडेंशियल देते हैं तो बड़ा समारोह किया जाता है। खास घोड़े की गाड़ी पर वे अपने निवास से राजमहल आते हैं, उन्हें सैनिक सलामी दी जाती है और तब राजा या रानी उनका स्वागत करती हैं और वे अधिकार पत्र उपस्थित करते हैं। भारत में भी बहुत कुछ ऐसी ही परिपाटी है। मैं नहीं कह सकता पाकिस्तान में अब क्या किया जाता है, पर जब मैं वहां था तो कोई समारोह नहीं होता था। शाह वली खां पहले से यह निश्चय कर लेना चाहते थे कि जब वे अपना अधिकार पत्र उपस्थित करें तो उनसे समुचित व्यवहार किया जाए। उनको बतलाया गया कि जिन्ना साहब तो बैठे हुए ही उनका स्वागत करेंगे। इस पर शाह वली खां ने कहलवाया कि जिन्ना साहब को उनके लिए खड़ा होना पड़ेगा। उस पर उनसे कहा गया कि जिन्ना साहब अस्वस्थ हैं, वे खड़े नहीं हो सकते। इस पर राजदूत ने कहलवाया, चाहे वे स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, उन्हें खड़ा होना होगा। यदि वे खड़े नहीं होंगे तो मैं नहीं आऊंगा। उन्होंने ये भी कहलाया, अधिकार प्रस्तुत करने के कृत्य में जिन्ना साहब को आदि से अंत तक खड़े रहना पड़ेगा। जिन्ना साहब को झुकना ही पड़ा। शाह वली खान साहब ने उस समय का मुझे जिन्ना का चित्र दिखलाया, जिसमें ऐसा स्पष्ट होता है कि जिन्ना साहब बड़ी अनिच्छा से खड़े हुए हैं, उनकी कमर झुकी हुई है और अपने को संभाले रहने के लिए वे किसी वस्तु का सहारा ले रहे हैं। स्थानों के नामों की उत्पत्ति जानने का मुझे बड़ा कुतूहल रहता है।
पूर्व निर्दिष्ट विद्वान सज्जन से मैंने एक बार पूछा कि अफगानिस्तान का नाम कैसे पड़ा। उत्तर में उन्होंने पूछा, क्या संस्कृत में आवागमन नाम जैसा कोई शब्द है? मैंने उनसे कहा कि मूल शब्द तो गमनागमन होता है, पर उच्चारण की सुविधा के लिए यह थोड़े में आवागमन हो जाता है। इस पर उन्होंने कहा कि भारत में पश्चिम से जाने और पश्चिम से भारत में आने का मार्ग अफगानिस्तान रहा, इसके कारण वह आवागमनिस्तान अथवा अफगानिस्तान हो गया। इस पर मैंने यह राय देने की धृष्टता की, पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व जाने का मार्ग होने के कारण यह नाम न पड़ा होगा, यह जीवन से मृत्यु और मृत्यु से जीवन से आने का नाम पड़ा होगा। मुझे तो यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्राथमिक आर्य लोग अफगानिस्तान और उसके आसपास रहते थे। यही पंजाब और सप्त सिंधु अर्थात 7 सिंधुओं का प्रदेश था। सिंधु से ही हिंदू शब्द बना है। वहीं पर कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांतों का विकास हुआ। संभवतः उस समय वहां के लोग पूर्व और पश्चिम के भूखंडों को नहीं जानते थे। उन्होंने समझा होगा यही स्थान है जहां जीवन से मरण और मरण से जीवन की यात्रा होती है। यह स्मरण रहे कि अशोक के साम्राज्य में अभी वर्तमान यह स्मरण रहे कि अशोक के साम्राज्य में अफगानिस्तान सम्मिलित था। यद्यपि वर्तमान भारत का दक्षिणतम अंग उसमें नहीं था। अफगानिस्तान और भारत का परस्पर का संबंध चिरकाल से चला आ रहा है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह मैत्री बराबर बनी रहेगी। इसमें विघ्न डालने वाले अंग्रेजों के अफगान युद्ध थे और अब भारत के दुखद विभाजन के कारण एक नए देश की सृष्टि हुई जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में स्थापित किया गया है। नमस्कार। पुस्तक के इस अंश में एक बहुत ही ज्यादा भारतीय भूल की तरफ बहुत इशारे से राजदूत ने ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने उस कबायली आक्रमण, उन जंगली लोगों के आक्रमण का जिक्र किया जिन्हें पाकिस्तान ने मदद तो की लेकिन डिजोन किया। उन्होंने कहा कि ये हमारे लोग नहीं, हम नहीं जानते ये कौन लोग हैं। और जब पाकिस्तान के राजा ने हमसे मिलने की इच्छा व्यक्त की और हमारी सेना ने उन कबायलियों को खदेड़ दिया, तो अब क्या समस्या थी कि नेहरू जी चले गए यूएनओ? ऐसा लगता है वो उसी वक्त समस्या सुलझ जाती, उसी वक्त वो भारत का अंग बन जाता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई गलत बात नहीं मानी जाती, क्योंकि पाकिस्तान स्वयं कह रहा था कि इन आक्रमणकारियों से हमारा कोई संबंध नहीं है और महाराजा स्वयं भारत में मिलने की इच्छुक थे। और उसके बाद मामला उलझता चला गया, आयोग बना दिया गया और आयोग के लोग कराची में बैठे अपने आतिथ्य सत्कार का आनंद ले रहे थे। ये सारी बातें मानवीय भूलों की इतनी लंबी चौड़ी महागाथा है और हमारे हजारों सैनिक, हमारे ही नहीं पाकिस्तान के भी हजारों नौजवान सैनिक इस लंबी लड़ाई में शहीद होते रहे। और ये मामला उसी वक्त सुलझ गया था जब हमारी सेना ने कबायलियों को खदेड़ दिया था। महाराजा हम में मिलने के लिए इच्छुक थे। न पाकिस्तान का कोई दावा था, न कोई हस्तक्षेप था। अनावश्यक एक अपने आंतरिक मामले को लेकर हमारे प्रधानमंत्री नेहरू यूएनओ चले गए और यूएनओ ने आयोग का गठन कर दिया और उस आयोग की जटिलताएं, औपचारिकता, लाल फीताशाही बढ़ती चली गई। स्पष्ट रूप से राजदूत ने इस स्थिति की तरफ, हमारी नैतिक और सैनिक दोनों ही स्थिति बहुत अनुकूल थी। पाकिस्तान ने कहा था आक्रमणकारियों से हमारा कोई संबंध नहीं है। ऐसी अवस्था में ऐसे आतताई को वो मार भगाए जा सकते थे और हमने भगा दिया था। जो दूसरी बात यहाँ पर मैं महसूस करती हूँ कि शेख अब्दुल्ला में जो परिवर्तन आया, उन्हीं शेख अब्दुल्ला जिन्होंने कहा कि हमें समय दीजिए, हम पूरे के पूरे हम आपके में शामिल होंगे, और वही शेख अब्दुल्ला 5 साल बाद जब वो उनसे मद्रास में मिले, जब वो मद्रास में गवर्नर थे, तो उनकी भाषा, उनका विचार, उनकी सारी बातें बदल गई थी। और उसके बाद तो फिर वो जेल में ही रहे। यहाँ पर इन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि राजदूत ही नहीं, राजदूतों की स्त्रियां भी, अगर हम छुपे शब्दों में कहें तो वो खुफियागिरी में मदद करती थी। वो पारिवारिक संबंध बनाकर आंतरिक बातों को, जिसको कहा जा सकता बिटवीन द लाइंस, पढ़ना चाहती थी। और इसलिए इन्होंने महसूस किया कि हर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है, किसी की भी अनावश्यक आत्मीयता के प्रति भी सतर्क रहना है।
चाणक्य ने कहा है ना, जो व्यक्ति गुस्सा नहीं करता, जो मीठी बातें करता है, उससे हमेशा सावधान रहो। अफगानिस्तान के बारे में जिस तरह अफगानिस्तान के दूत ने जिन्ना साहब को भी झुकने पर मजबूर किया, ये वाकई बहुत मनोरंजक है। जिन्ना, उनसे जब ये कहा गया कि जिन्ना साहब खड़े नहीं होंगे, उन्होंने कहा नहीं खड़े होंगे, उन्हें खड़ा होना पड़ेगा, और उन्हें तब तक खड़ा होना पड़ेगा जब तक कि मैं पूरा अपना क्रेडेंशियल अधिकार पत्र पढ़ न लूँ। जिन्ना साहब, उन्हें बताया गया कि वे अस्वस्थ है, उन्होंने कहा अस्वस्थ हो या स्वस्थ, उन्हें खड़ा होना ही पड़ेगा। तो यानी अगर आदमी डटकर बात करे तो अपनी बात मनवा सकता है, और मनवा लेना चाहिए। अफगानिस्तान का नाम आवागमनिस्तान के नाम पर पड़ा, और यानी वो वहाँ भारतीय संस्कृति थी। और अभी भी अफगानिस्तान में भी हिंदू मंदिर मिलते हैं, और हमारी सनातन धर्म के विस्तार की बातें भी हैं। वास्तव में ये चैप्टर बहुत ही मनोरंजक लगा, बहुत ही मनोरंजक है मुझे लगा। नमस्कार।